हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 37 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई और झांशियान पति पत्नी बनने का तय करते हैं और एक इन में जाने का सोचते हैं। ये कहानी पुराने ज़माने की है, जहाँ पर कंवारी लड़कियाँ लड़कों के साथ नहीं घूम सकती थी, लेकिन फिर भी वांगई झांशियान को अपने साथ लेकर उसकी माँ का इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। साथ में लोगों के सवालों से बचने के लिए वो झांशियान को अपना पति मानने के लिए भी तैयार है। वांगई को उसके ऊपर इतना भरोसा है। ये देखकर झांशियान की आंखें भर आई तो वांगई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम रोओगे तो मैं तुम्हें अपना पति नहीं बनने दूंगी। झांशियान को चिढ़ाकर वांगई जोर जोर से हंसने लगा तो झांशियान भी वांगई की हंसी में शामिल हो गया। फिर उसने वांगई को एक बेनी पहना दी। बेनी एक छोटी सी टोपी होती है जिससे वांगई का चेहरा लगभग आंखों तक ढक गया। फिर झांशियान ने प्यारी आवाज़ में कहा, वांगई मेरे पीछे रहना, ठीक है? काफ़ी रात हो चुकी थी। इनमें काम करने वाले लगभग सभी नौकर सो रहे थे। वहीं पर एक आदमी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था, जिसे देखकर वांगई को बहुत तेज़ हंसी आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल लिया क्योंकि वो आदमी खुला मुंह करके सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से अभी बुलबुले निकलने लगेंगे। झांशियान ने वांगई को अपने पीछे रहने का इशारा किया और उस आदमी को उठाया। हे सुनो भाई, हमें किराए पर एक कमरा चाहिए, उसने उस आदमी को ज़ोर से हिलाते हुए कहा। तो वो आदमी नींद में ही चिढ़कर बोला, एक या दो? झांशियान ने कहा, एक ही चाहिए, हम शादीशुदा है। उस आदमी ने अपना सर ऊपर करके वांगई की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में उसकी पत्नी हो? फिर तुम पीछे क्यों छुप रही हो? तो वांगई झांशियान से सटकर खड़े होते हुए बोला, हाँ मैं हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो? वो आदमी झांशियान और वांगई को बताने लगा, अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर काफ़ी बार युवतियों को उठा लिया जाता है और आम आदमी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, बस अपना ख्याल रखने के सिवा। झांशियान की भौहें सिकुड़ गई। उसने पूछा, क्या इस बारे में अधिकारियों ने जांच नहीं की है? उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, वैसे देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ कर नहीं रहा है। लोगों के बीच में गुस्सा है और डर भी। अब यही देख लो, ये राजधानी है, यहाँ पर तुमने कभी अकेली लड़कियों को घूमते देखा है? सिवाय उन अधिकारियों की बेटियों के जिनके पास दर्जनों अंगरक्षक रहते हैं। और हाँ, तुम्हारी पत्नी भी काफ़ी जवान है, बेहतर होगा कि तुम उसे अपने करीब रखो। उस बूढ़े आदमी ने झांशियान को चेतावनी भी दी। तो झांशियान ने कहा, हाँ बाबा, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। फिर उस आदमी ने एक अच्छा सा कमरा देखकर उसकी चाबी झांशियान के हाथ में दे दी। जैसे ही झांशियान अंधेरे कमरे में घुसा, वांगई ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जल्दी से मोमबत्ती जलाओ, उसने झांशियान से कहा। झांशियान ने भी तुरंत मोमबत्तियाँ जलाई। जैसे ही कमरे में उजाला हुआ, वांगई ने झांशियान का हाथ छोड़ दिया। झांशियान को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने मोमबत्तियाँ जलाकर गलती तो नहीं कर दी। वांगई ने कमरे में सब तरफ अपनी नज़रें फिराई। उसने देखा कि वहाँ पर का बेड काफ़ी अच्छा और बड़ा है। सज्जन आदमी की तरह झांशियान ने अलमारी में से तकिया कंबल निकाला। उसे ज़मीन पर फहराकर वो उस पर लेट गया। वो देख सकता था कि आधी रात हो चुकी है। वांगई की आंखें भी अब नींद की वजह से भारी हो गई थी। साथ में वो प्यारी प्यारी जमाइयाँ भी दे रहा था। वो दोनों यात्रा कर रहे थे, इसलिए झांशियान ने वांगई से कहा कि वो कपड़े पहनकर ही सोए, जिससे वो हमेशा तैयार रह सके। इसलिए उन्होंने बस अपने अस्त्र शस्त्र और थैले अपने से अलग किए, साथ में बूट्स भी, और वो सो गए। वांगई ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में झांशियान से पूछा, तुम सच में ज़मीन पर सोना चाहते हो? तो झांशियान ने गर्व से कहा, तुम्हें पता है, मैं कभी कभी जंगल में ज़मीन पर भी सोया हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। वांगई ने कहा, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो रही है तो तुम बेड पर आकर सो सकते हो। वांगई के लिए साथ सोने का मतलब अलग था और झांशियान के लिए साथ सोने का मतलब बिल्कुल ही अलग था। झांशियान को पता था कि वांगई बहुत ही मासूम है, इसलिए उसकी मासूमियत को बरकरार रखते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। वांगई के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी जो उसने नीचे सुनी थी। उसने झांशियान से पूछा, राजधानी में से लड़कियां उठवाई जा रही है, ऐसा कौन कर सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ।
जहांशियान ने कहा, लेकिन पहले हमें हमारे काम पर ध्यान देना होगा। जब हम वापस महल जाएंगे तो मैं इसके बारे में महाराज को बताऊंगा और इसकी जांच भी करवाऊंगा। जहांशियान ने कहा। वांगई ने जमाई देते हुए कहा, आशा करती हूँ कि वो लोग जल्दी से पकड़े जाएं। दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए एक दूसरे को शुभ रात्रि कहकर वो दोनों सो गए। जहांशियान गहरी नींद में था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ तो रेंग रहा है। सालों के युद्ध के अभ्यास ने उसे सतर्क रहना सिखाया था। वो तुरंत अपने हथियार को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे खुशबू आई, चंदन की। जहांशियान ने आंखें खोलकर उस खुशबू को फिर से एक बार सूंघा, फिर धीमी आवाज़ में पुकारा, वांगई। तभी वो अपने तेज कानों की बदौलत ये जान पाया कि वांगई तो रो रही है। उसने वांगई से पूछा, हे, तुम रो क्यों रही हो? वांगई ने कहा, अंधेरा, डर लगता है। जहांशियान को समझ आ गया कि वांगई अंधेरे की वजह से डर रही है, तो उसने उठकर मोमबत्ती फिर से जलानी चाहिए। तो वांगई ने कहा, नहीं, मोमबत्ती मत जलाओ, मैं बुरी दिख रही हूँ। साथ में वो जहांशियान का हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। गहरी सांस लेकर जहांशियान ने अपने पास की अंधेरे में चमकने वाली ग्लोइंग स्टिक बाहर निकाली, जिससे पूरे कमरे में गुलाबी रोशनी फैल गई। जहांशियान ने वांगई से पूछा, वांगई, बताओ मुझे क्या हुआ? अब वांगई अपने ऊपर से कंबल नीचे रखते हुए बोला। वांगई रोते हुए बोला, अंधेरा था और तुम भी मेरे साथ नहीं थे, तुम बहुत बुरे हो। वांगई रोने लगा तो जहांशियान मुश्किल में पड़ गया कि अब वो वांगई को कैसे संभाले। जहांशियान को वांगई की हर अदा बहुत लुभावनी लगती थी। जिस तरह से उसने महारानी को अपने काबू में कर लिया, वो भी और ये भी, जो लड़का और लड़की के रिश्ते से अनजान हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगई को कैसे समझाए। वो बोला, मैं ये हमारे भले के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर उंगली उठाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रहा था। तो वांगई ने कहा, भले के लिए? वो कैसे हो सकता है? जब मैं आधी रात को अपनी नींद से जगी तो पूरा कमरा अंधेरे में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। ये बात मुझे अपने बचपन के डर को याद दिला गई। जब मैं गुफा में फंसी थी, बहुत अंधेरा था, बहुत डरावने कीड़े थे। मुझे अंधेरा पसंद नहीं, डरावने कीड़े भी पसंद नहीं। जहांशियान तुरंत वांगई को गले लगाकर उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने हाथ में पड़े कंबल को वांगई के ऊपर ओढ़ा लिया और अपने हाथ टाइटली पकड़ लिए, जिससे वांगई तो उसके बाहों के अंदर आ गया, लेकिन कंबल के अंदर से। जहांशियान ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, तुम क्या सोचोगी जब मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोऊंगा। जहांशियान के सारे बहाने एक तरफ और वांगई की सोच एक तरफ। उसने उसके बहानों को किनारा करते हुए कहा, जैन पर्वत पर रहने वाले मेरे पर दादाजी कहते हैं कि कभी कभी हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कभी कभी हमें अपने दिल की भी तो सुननी पड़ती है ना। अब जहांशियान का मन ऐसा कर रहा था कि वो दीवार पर अपना सर पटक ले, क्योंकि वो एक दैवी आत्मा के साथ घूम रहा था, जो अभी तक इस संसार में मिलकर भ्रष्ट नहीं हुई थी। जहांशियान ने वांगई को थपथपाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो वांगई, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम गुस्सा न हो। वांगई ने कहा, इतना बड़ा तो बिस्तर है, हम दोनों साथ में क्यों नहीं सो सकते? हमें बस सोकर अपनी थकान ही तो मिटानी है, इसमें गलत बात क्या है? जहांशियान को वांगई की बात समझ आ रही थी। उसने हाँ में सर भी हिलाया, लेकिन तुरंत अपना सर पकड़ लिया और कहा, वांगई, तुम ऐसे ही किसी को अपने बिस्तर में नहीं सोने दे सकती। ये स्वार्थी होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन तुम किसी के साथ नहीं सो सकती। जहांशियान इतना नियम तो वांगई पर लगा ही सकता था। क्या पता कल वांगई ने किसी और अनजान आदमी को अपने साथ सोने दिया। सोचकर ही जहांशियान की जान निकली जा रही थी। वांगई ने उसे समझाया, ऐसा नहीं है, मेरी माँ ने कहा है कि हम अपने परिवार वालों के साथ अपना बिस्तर बांट सकते हैं। तुम भी तो मेरे परिवार वाले हो ना, तुम भविष्य में मेरे पति बनने वाले हो, तो मैं तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। जहांशियान ने 10 बार अपना सर ऊपर नीचे करते हुए कहा, हाँ चलो हम सोने चलते हैं।
वांगई ने रोना बंद किया और झांशियान की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराया। फिर दोनों बिस्तर पर जाकर सो गए, जहाँ पर झांशियान तलवार की तरह बिल्कुल सीधा सो रहा था और वांगई उसकी तरफ पीट करके। वैसे वांगई काफ़ी बार अपनी माँ के साथ सोया था, कभी कभी सीचेन के साथ भी सोया था, लेकिन जब से वो जवान हुआ था वो किसी के साथ भी एक बिस्तर पर नहीं सोया था। आज झांशियान के साथ सोकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे पता नहीं था कि ये सब क्या है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। झांशियान ने अपने दिमाग से सारे बेफिजूल के ख्यालों को किनारा करके अपनी आंखें मूंद ली। वांगई झांशियान की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसकी धड़कनें आपे से बाहर हो रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, बस तुम मेरे बिस्तर पर सो सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे दिल की धड़कनें तेज़ की है। अगली सुबह सूरज कब का आसमान में दस्तक दे चुका था, लेकिन अब भी वांगई कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। जब जिंगी ने कमरे में जाकर देखा तब उसे पता चला कि वांगई तो कहीं भी नहीं है। वो ज़ोर से चिल्लाया, वांगई! वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोला, मैं मैडम लान को क्या जवाब दूंगा? मैं मास्टर सीचेंग को क्या बताऊंगा? वैसे लिनहुआ महल में महाराज के आदेश से ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, क्योंकि झांशियान ने जाने से पहले ही महाराज को बता दिया था कि वांगई 1 महीने तक अपने काम में बहुत व्यस्त रहेगा, इसलिए दास दासियों को लिनहुआ महल में जाने से सख्त मनाही थी। जिंगई ऐसे रो रहा था जैसे घर में कोई मर गया हो। बहुत देर तक छाती पीट पीट कर रोने के बाद जब उसका रोना ख़त्म हुआ तब उसे खिड़की से आवाज़ आई, प्स प्स। जिंगी ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे फिर से एक बार आवाज़ आई, प्स प्स। अब वो बड़ी मुश्किल से उठकर खिड़की के पास गया और उसने अपना सर बाहर निकाल कर देखा कि कोई आसपास है तो नहीं। तभी वेनिंग अपना सर जिंगी के सामने लेकर आया। आ! जिंगी ज़ोर से चिल्लाया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वांगई के गायब होने के पीछे का राज हो न हो वेनिंग को ज़रूर से पता होगा। जिंगी की सूरत देखकर वेनिंग बहुत ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ये मैं हूँ। जिंगी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे, वांगई ने मुझे बताया कि तुम ज़रूर से रोगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आ गया। वेनिंग खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आ गया और बोला, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरफ देखो, कैसे रोंदू लग रही हो। चुप करो, जिंगी ने कहा। फिर हाथ में पड़ी हुई चिट्ठी देखी। फिर से उसका चेहरा उतर गया। वेनिंग उसकी हालत समझ सकता था। उसने कहा, देखो, वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आते तब तक हम दोनों को इस राज को संभाल कर रखना है। जिंगी थोड़ी देर बाद शांत हो गया। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर उनकी कोई खबर मिले तो मुझे बता देना। उसने वेनिंग का धन्यवाद भी किया उसे संभालने के लिए आने के लिए। वेनिंग ने भी कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, वैसे मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता था। क्या? जिंगी ने पूछा। तो वेनिंग ने कहा, वांगई ने सच कहा था, तुम रोते हुए बहुत बदसूरत दिखती हो। वेनिंग हंसते हुए वहाँ से चला गया और जिंगी थोड़ी देर तक सोचने लगा कि वेनिंग ने अभी अभी क्या कहा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाया, जाओ जाकर मर जाओ कहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी। और फाइनली, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।